जय हिंद। 10th क्लास साइंस आगे बढ़ाते हैं। तो धातुएं और अधातुएं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था अपन ने। पिछली क्लास में अपन ने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण पढ़ लिए थे और उनके भौतिक गुणों में अंतर पढ़ लिया था। आज अपन आगे बढ़ाते हैं इसको। आज पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर। ठीक है, तो हेडिंग डालिए, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से सुन लीजिए, कैसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। फिर से सुन लीजिए, धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो टेबल बना लेंगे। एक तरफ हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, एक तरफ हेडिंग डालेंगे रासायनिक गुण, दूसरी तरफ कॉलम बना लेंगे धातुओं का, इसके बाद तीसरी तरफ कॉलम बना लेंगे अधातुओं का, और एक कॉलम अपन बना लेंगे क्रमांक का, सीरियल नंबर क्रमांक का। ठीक है, इस तरीके से एक बार फिर से देख लीजिए। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है। जैसे भौतिक गुणों के लिए कॉलम बनाया था वैसे इसके लिए बना लेंगे कॉलम। पहले क्रमांक, इसके बाद है रासायनिक गुण, इसके बाद है धातुएं, फिर है अधातुएं। पहला क्रमांक 1 रासायनिक गुण देखें। सबसे पहला इनका रासायनिक गुण है जिसे कहते हैं आयनिक गुण। आयनिक गुण, चलिए सुनिए, पिछली क्लास में पढ़ा था, मैंने बताया था जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन बनाने की क्षमता पाई जाती है। और अधातुओं की बात कर लें, इसमें पढ़ा था अपन ने कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की क्षमता पाई जाती है। तो यही लिखेंगे इसमें आयनिक गुण में कि धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन का निर्माण करती हैं। फिर से सुन लीजिए, धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन का निर्माण करती हैं। अधातुओं में लिखेंगे कि अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पहला रासायनिक गुण है इसका आयनिक गुण। तो धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन का निर्माण करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। ठीक है, दूसरा अपचायक गुण। अपचायक गुण, चलिए सुनिए, पूरी आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन बनाने की क्षमता पाई जाती है वे अपचायक गुण दर्शाते हैं। तो धातुएं अपचायक गुण दर्शाती हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता पाई जाती हैं वे उपचायक गुण दर्शाती हैं। यानी कि धातुएं अपचायक गुण दर्शाती हैं और अधातुएं उपचायक गुण दर्शाती हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, पूरी आवर्त सारणी में उपस्थित वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन बनाने की क्षमता पाई जाती है वे अपचायक गुण दर्शाती हैं और जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता पाई जाती है वे उपचायक गुण दर्शाती है। यानी सिंपल सी बात है यहाँ पर कि धातुएं अपचायक गुण दर्शाएंगी और अधातुएं उपचायक गुण दर्शाएंगी। तो ये दूसरा अंतर हो गया हमारे पास। तीसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं अपन, क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक कितना होगा इनका? तो धातुओं के क्वथनांक और गलनांक हमेशा अधिक होते हैं। धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान अधिक होता है। फिर से सुन लीजिए, क्वथनांक और गलनांक धातुओं में लिखेंगे कि धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान अधिक होता है, अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान कम होता है। अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान कम होता है। ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा गुण, अम्लों के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्लों के साथ क्रिया या अभिक्रिया, अम्लों के साथ क्रिया या अभिक्रिया। चलिए देखिए, जितनी भी धातुएं होती हैं वो अम्लों के साथ, अम्ल
जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल वगैरह हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl वगैरह हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये जितने भी अम्ल होते हैं, धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके सदैव हाइड्रोजन गैस प्रदान करती हैं। जैसे ही अपन धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराएंगे हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ से बाहर, ठीक है। तो धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं या प्रदान करती हैं। फिर से सुन लीजिए, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं या प्रदान करती हैं। बात कर लेते हैं अधातुओं की। अधातुओं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं, अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। तो ये चौथा हो गया। पांचवा, जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया। पांचवा रासायनिक गुण है जल के साथ क्रिया। देखिए यहाँ पर धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। कैसे ऑक्साइड बनाएंगी? क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फिर से सुन लीजिए, धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके कैसे ऑक्साइड बनाएंगी? क्षारीय ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लें, मान लो सोडियम धातु है, इसकी अभिक्रिया करा दें अपन किसके साथ? जल के साथ। जल के साथ का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जैसे ही सोडियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे हमें पता है क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बस ये सब क्रिया क्या कर लिया जाएगा? संतुलित कर दिया जाएगा। तो जितनी भी धातुएं होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड बनाती हैं? क्षारीय ऑक्साइड, ठीक है। इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया जाएगा। वो अपन अध्याय 1 में पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं अधातुओं की। अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। फिर से सुन लीजिए यहाँ पर, तो धातुएं जो हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और अधातुएं जल के साथ क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये थे धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। एक बात फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो इस तरीके से आपको टेबल बना लेनी है, जैसे भौतिक गुणों के लिए बनाई थी वैसे ये टेबल रासायनिक गुणों के लिए बनाएंगे। पहले डालेंगे क्रमांक, इसके बाद रासायनिक गुण, इसके बाद धातुएं, इसके बाद अधातुएं। तो पहला रासायनिक गुण है आयनिक गुण। कौन सा गुण? आयनिक गुण। तो धातुओं में लिखेंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन का निर्माण करती हैं। फिर से सुन लीजिए, धातुएं इलेक्ट्रॉनों का दान करके धन आयन का निर्माण करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। तो पहला हो गया आयनिक गुण, पढ़ चुके हैं पहले भी, परिभाषा में भी यही लिखा था अपन ने। दूसरा अपचायक गुण, मैंने बताया है जितने भी तत्व पूरी आवर्त सारणी में जिनमें इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन बनाने की क्षमता पाई जाती है वे दर्शाते हैं अपचायक गुण, और जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता पाई जाती है वे दर्शाते हैं उपचायक गुण। तो चूंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन बनाने की क्षमता पाई जाती है इसलिए कौन सा गुण दर्शाएंगे? अपचायक गुण। और अधातुओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता पाई जाती है इसलिए ये कौन सा गुण दर्शाएंगी? उपचायक गुण, ठीक है। तो धातुएं अपचायक गुण दर्शाती हैं और अधातुएं उपचायक गुण प्रदर्शित करती हैं। तीसरा क्वथनांक एवं गलनांक, क्वथनांक और गलनांक। तो धातुओं के क्वथनांक और गलनांक का मान अधिक होता है, अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान कम होता है। अगला अम्लों के साथ क्रिया।
तो धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अधातुओं की बात कर लें, अधातुएं जो हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं दर्शाती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया नहीं दर्शाती हैं, अम्लों के साथ क्रिया नहीं दर्शाती हैं। ठीक है, अब लास्ट है हमारे पास जल के साथ क्रिया या जल के साथ अभिक्रिया। तो धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ऐसे ऑक्साइड जिनकी प्रकृति क्षारीय होते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति, उदासीन प्रकृति, ये अध्याय 2 में पढ़ा जाएगा, तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे अपन क्या होते हैं। तो धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और अधातुएं जो होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, पूरा लिखना है आपको। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपको ये पूरा लिखना है। ठीक है, कॉपी में लिखते जाइए, नोट करते जाइए साथ में। पहले इतनी बना लीजिए, फिर पूरा लिख लेना है इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट कर लीजिए। चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं इसमें। तो क्वेश्चन आएगा धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। तो किस तरीके से आप आंसर देने वाले हैं यहाँ पर, तो इस तरीके की टेबल बनाएंगे। सबसे पहला आयनिक गुण, धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉनों का दान करके धनायन का निर्माण करती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करती हैं। दूसरा अपचायक गुण, धातुएं धनायन का निर्माण करती हैं इसलिए अपचायक गुण दर्शाती हैं, अधातुएं ऋणायन का निर्माण करती हैं इसलिए उपचायक गुण दर्शाती हैं। तीसरा क्वथनांक एवं गलनांक, धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान अधिक होता है, अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक का मान कम होता है। चौथा अम्लों के साथ क्रिया, तो धातुएं जो होती हैं वो अम्लों के साथ क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, अधातुएं अम्लों के साथ क्रिया नहीं दर्शाती हैं। पांचवा जल के साथ क्रिया, तो धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। ठीक है,
और अधातुएं जो होती हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये थी धातुएं और अधातुओं की बात। अब ये मिलते कहाँ से हैं, धातुओं और अधातुएं कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? तो ज़्यादातर धातुएं और अधातुएं जो है वो हमारी प्रकृति से प्राप्त हुई, हमारे वायुमंडल में ही है सब कुछ, हमारे वायुमंडल में ही है सब कुछ। पृथ्वी का वायुमंडल ये अभी तक का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है। यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ उपलब्ध है यहाँ पर। तो जितनी भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, जितने भी प्रकार के तत्व हैं सब उपस्थित है हमारे पास, सब हैं, पहले से ही पाए गए पृथ्वी के अंदर, बस इसे निकालना खोजना बाकी है। अभी बहुत सारे तत्व दबे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनका अभी पता नहीं लगाया गया है, लेकिन धीरे धीरे वो खोजे जा रहे हैं। ठीक है, तो जितनी भी धातुएं हैं या धातुएं हैं वो पृथ्वी से ही प्राप्त किए गए हैं। तो ज़्यादातर तत्व जो है वो प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं, यानी धातुएं अधातुएं ज़्यादातर प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? प्रकृति से, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक पदार्थ क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त किए गए हैं। वे पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं प्राकृतिक पदार्थ कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो मानव निर्मित होते हैं, जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम होते हैं। तो ज़्यादातर धातुएं और अधातुएं प्राकृतिक ही हैं। ठीक है, कुछ प्रयोगशाला में निर्माण किए गए हैं। देखिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप खनिज की, बात कर लेते हैं खनिज की। खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं? तो हेडिंग डालिए या क्वेश्चन लिखिए कि खनिज किन्हें कहते हैं, खनिज किन्हें कहते हैं, या खनिज किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। लिख लिया? क्वेश्चन लिखिए, खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या होते हैं। तो अभी मैंने बताया धातुएं जो हैं या धातुओं के यौगिक, क्योंकि ज़्यादातर धातुएं शुद्ध अवस्था में नहीं पाई जाती हैं, वो किसी न किसी यौगिक के रूप में बहुत सारे पदार्थों के साथ जुड़ी रहती हैं, फिर उन्हें साफ किया जाता है और शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जितनी भी धातुएं हैं उनमें से ज़्यादातर धातुएं पृथ्वी के अंदर प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहती हैं और वो अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं, यानी शुद्ध धातु प्राप्त नहीं होती प्रकृति से। बहुत सारे और भी अशुद्धियाँ उसके साथ जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे तत्व उसके साथ जुड़े रहते हैं, फिर उनको साफ करके शुद्ध धातुएं प्राप्त कर ली जाती हैं। ठीक है, तो परिभाषा इस तरीके से बना सकते हैं खनिज की कि पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, तो पृथ्वी से प्राप्त या पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त, या लिख सकते हैं पृथ्वी से प्राप्त, तो पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त हुए, प्रकृति से प्राप्त हुए इसलिए प्राकृतिक पदार्थ हैं। तो पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, खनिज की परिभाषा क्या है, खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? लिख लीजिए इसे, खनिज किसे कहते हैं, उत्तर में लिखिए प्रकृति से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ, पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक
किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, खनिज की परिभाषा क्या है। पृथ्वी से प्राप्त वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में पाए जाते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो ये थे हमारे पास खनिज। अब लिखिए क्वेश्चन, अयस्क किन्हें कहते हैं? अयस्क किन्हें कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अयस्क किन्हें कहते हैं? चलिए सुनिए, तो अपन ने प्रकृति से क्या प्राप्त कर लिए हैं? खनिज। प्रकृति से क्या प्राप्त किए हैं? खनिज। इनमें धातुएं छुपी हुई हैं, इनके अंदर अशुद्धियां हैं बहुत सारी, इन अशुद्धियों को साफ करना है, धातुएं बनाना है। यानी खनिज जो है प्रकृति के अंदर अशुद्ध रूप में पाए जाते हैं। अशुद्धियां, धातुएं जो हैं वो खनिज के रूप में पाई गई हैं। अब क्या करें, इन खनिज को साफ करके, खनिजों को साफ करें आसानी से। कैसे साफ करें? आसानी से। और कैसे साफ करें? लाभदायक तरीके से, लाभदायक तरीके से, और धातुओं को प्राप्त कर लें। तो उन पदार्थों को क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। तो वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से या लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से तथा लाभदायक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। गैंग, गैंग किसे कहते हैं? गैंग किसे कहते हैं? क्वेश्चन लिखिए, गैंग किसे कहते हैं? चलिए सुनिए अब गैंग के बारे में। तो अयस्क के अंदर बहुत सारी अशुद्धियां थी, जिन्हें अपन ने साफ किया, और उन अशुद्धियों को दूर करने के बाद क्या प्राप्त किया हुआ है? धातुएं प्राप्त की, शुद्ध। ठीक है, तो अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां हैं, चाहे वो धूल की हो, चाहे वो मिट्टी की हो, चाहे वो रेत की हो, चाहे वो